सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं आज डे 8 में 75 स्मार्ट चैलेंज का डे 8 है। और डे 8 में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वैद्युत रसायन है वो बोर्ड में कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से किस सेक्शन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। बने रहिए लेक्चर में, हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेफिनेशन बहुत मुख्य हो जाता है कि समझा जाए कि वैद्युत रसायन क्या है। देखो, वैद्युत और रसायन दो चीजें हैं। एक तो ये फिजिकल मतलब फिजिकल केमिस्ट्री है, मतलब कि भौतिकी रसायन है। भौतिकी रसायन का वह पार्ट है, या बोला जाए कि भौतिक रसायन का वह शाखा या वह भाग जिसके अंतर्गत हम लोग ऊर्जा का, या हम बात करें कि जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध तथा ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करें। मतलब कि यहाँ पर जो ऊर्जा रूपांतरित या ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे तथा इनकी पारस्परिक जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये तो हमको समझ में आ गई कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा की कहीं यहाँ पे बात होने वाली है, और ये बहुत मुख्य बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को समझने से पहले एक बात और समझना जरूरी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि चालक और कुचालक। चालक और कुचालक के बारे में अगर आपसे थोड़ी सी बात की जाए कि चालक और कुचालक के बारे में, तो हम लोग बात करने वाले हैं चालक के बारे में कि चालक क्या है। तो हम कहेंगे वे पदार्थ जिनमें हम बात करें कि विद्युत का या उष्मा का प्रवाह हो जाए, उन पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, चालक। या हम बोले कि वो पदार्थ विद्युत के चालक होंगे। तो हम कहेंगे कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत तथा उष्मा का प्रवाह हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, तो उन्हें चालक कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए नॉन कंडक्टर के बारे में, तो हम बात करेंगे कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत तथा उष्मा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या बोलेंगे, कुचालक। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ कंडक्टर कितने हैं, देखो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत, मतलब कि यहां पर हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पर हमको कहीं ना कहीं चालक के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए चालक का योगदान बहुत जरूरी है। तो हमने बात किया कि चालक दो प्रकार के होंगे, एक होंगे मेटालिक कंडक्टर और दूसरे होते हैं यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं वे पदार्थ जिनमें किसी रासायनिक परिवर्तन के, या हम बोले कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन की धारा प्रवाहित होती है, मतलब जिसमें किसी भी रासायनिक परिवर्तन के बिना धारा प्रवाहित, यहां हम लिख देंगे कि बिना धारा प्रवाहित होती है, चालक कहलाते हैं। अर्थात हम बोलेंगे मेटालिक चालक, धात्विक चालक कहलाते हैं। अगर हम बात करें धात्विक चालक में, तो अगर किसी रासायनिक परिवर्तन के बिना या रासायनिक परिवर्तन की वजह से धारा प्रवाहित होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गमित करने लगते हैं, अर्थात यहां पर इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। और इलेक्ट्रॉन के गमन से जो धारा या हम जो चालक देखते हैं उन्हें बोलते हैं धात्विक चालक। ठीक है, और धात्विक चालक के उदाहरण हैं आयरन, Ag, Cu, Al, टिन। मतलब अगर हम बात करें कि यहां पर है यहां पर जो है आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, Au है, Ag है, कॉपर है, Al है और टिन है। ध्यान रखिएगा ये सब जो है कि यहाँ पर Ag जो सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और टिन है, ये सब क्या है, मेटालिक कंडक्टर है। जबकि हम बात करें कि विद्युत अपघट्य, तो हमने बोला कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा जलीय विलयन में प्रवाहित होगी, और जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से जो आयंस टूटकर उसमें क्या हो जाएंगे, धारा पूरा वितरित कर देंगे, ऐसे चालक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, या बोला जाए इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, या इसको बोलेंगे विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में अगर बात करें कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है, तो NaCl है, MgCl2 है। ये एक विलयन के रूप में होगा, और विलयन के रूप में अगर होगा तो यहाँ पर अगर हम धारा डालेंगे, यहाँ पर धारा गिराएंगे, तो धारा गिराएंगे तो आयनों के रूप में टूट जाएगा, और आयंस के रूप में टूटने की वजह से ये आयंस क्या हो जाएंगे, इसमें मूवेबल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जनरेशन हो जाएगा किसका, करंट का, अर्थात इसमें करंट का गमन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि करंट को अगर बात की जाए कि करंट किस में बह सकता है, तो हम बोलेंगे मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक, या बोले इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो विद्युत अपघट्य है, उन विद्युत अपघट्य में आयंस के द्वारा होता है, किसके द्वारा, आयंस के द्वारा।
और ध्यान रखिएगा जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का मूवेबल होता है या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, जबकि इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए आयंस योगदान देते हैं। अब ये विद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट। प्रबल विद्युत अपघट्ट वो अपघट्ट हैं जो जिनका जलीय विलयन में तोड़ने पर वो पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाएंगे, अर्थात अगर हम उनको ले आके तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ेंगे तो जलीय विलयन में तो वो पूर्णतः जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाते हैं, अर्थात ऐसे विद्युत अपघट्ट को प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट में दो आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि इधर हम बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तो ये अल्प वियोजित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, अल्प रूप से वियोजित होते हैं और वो भी समय लेते हैं, टाइम टेकिंग होता है। तो हम इसमें बात करते हैं वीक एसिड और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl H2SO4 है, जबकि वीक स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है, NaOH है और KOH है। जबकि यहां पर हम बात करें कि वीक एसिड CH3COOH H3BO3 बोरिक एसिड, जबकि वीक बेस यहां पर क्या है, NH4OH। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन बातों को। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत अपघटनी विलायकों का चालकत्व। तो देखो विद्युत अपघटनी के जो विलायक हैं उनका चालकत्व ओम के नियम पर निर्भर करता है, अर्थात ये ओम के नियम का पालन करते हैं। और ओम का नियम क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाते हैं तो R वहां पर कांस्टेंट ले आते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए कि विद्युत अपघट्ट, नोट पॉइंट हमने एक पॉइंट लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने का गुण वैद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। तो समझिएगा यहाँ पर कि जो वैद्युत अपघट्ट के विलयन है उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और विद्युत धारा प्रवाहित होने का यह गुण ही वैद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब नेक्स्ट हमारी जो एक छोटी सी टॉपिक है यह है चालकता। चालकता जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो हम बात करते हैं कि चालकता C, या इसको G से भी लिखते हैं, C या G इज इक्वल टू 1/R, और R बराबर हम बात करें प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, लंबाई और क्षेत्रफल। रो तो यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि हम बात करें कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, तब जाके फॉर्मूला क्रिएट होता है R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो यहाँ पर हम अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो चालकत्व या बात करें जो चालकता है, पदार्थ की चालकता है, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, या बोला जाए उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। तो चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहली बात कि चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। तो पहला बात अगर बात की जाए कि विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला है विलायक की प्रकृति, और यहाँ पर विलायक की प्रकृति होगी और विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होने पर चालकता का मान अधिक या कम होने पर चालकता का मान कम हो जाता है। मतलब कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो होगा वो चालकता का कम होने पर या अधिक करने पर चालकता का मान में परिवर्तन आता है। फिर हमने बात की कि ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि होती है, और यहीं पे हमने कहा कि विद्युत अपघट्ट की प्रकृति अगर प्रबल रही, विद्युत अपघट्ट की चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता से अधिक होती है। तो अगर हम बात करें कि विद्युत अपघट्ट की प्रकृति प्रबल विद्युत अपघट्ट, मतलब अगर जो विद्युत अपघट्ट उसमें है प्रबल और दुर्बल हो तो इससे भी चालकता पर प्रभाव पड़ता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध को समझने के लिए हम बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, अगर हम बात करें तो इसको प्रदर्शित करते हैं रो से। अभी हम पढ़ के आए हैं R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, यहाँ हम बात करें रो L/A। तो अगर हम बात करें कि यहाँ से रो हमको ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू RA अपान L। क्या हो जाएगा? RA अपान L। अभी R को हम पढ़े हैं या हम बोल सकते हैं C इज इक्वल टू 1/R, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C। क्या हम इसको अपोजिटली भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम यहाँ से रो का मान निकाल सकते हैं इजिली। तो विशिष्ट प्रतिरोध है, वो विशिष्ट प्रतिरोध यह बताता है कि किसी भी परिपथ में या कहीं भी जहां पर कितनी धारा को कितनी तेजी से उसके धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया गया है, इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता को हम लिखते हैं K से, K को बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं? KAPP, एक कप्पा। अब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को समझिएगा, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता K इज इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा, क्योंकि वहां पर चालकता जब बात कर रहे थे तो चालकता को हम बोल रहे थे चालकता इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रतिरोध के, यहां हम बोले कि चालकता जो है व्युत्क्रम के
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो उसी प्रकार हम बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। अब चूंकि रो का मान हम वहां से निकाल लिए थे और रो का मान जब यहां पर रखेंगे तो जो कप्पा निकल के आएगा वो कप्पा हो जाएगा K = L × C अपान A। जो L है वो लेंथ है और A क्या है, क्षेत्रफल है यहाँ पर, और जो C क्या है, C चालकता है। ठीक है, याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसे हम बोलते हैं आणविक या मोलर चालकता। तो अगर हम बात करेंगे किसी विलयन में बिले 1 मोल विद्युत अपघट्ट की मात्रा से उत्पन्न, तो यहाँ पर एक चीज लाइन करना, बिले किसी भी विलयन में बिले के 1 मोल विद्युत अपघट्ट की मात्रा से उत्पन्न आयनों की चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए पॉइंट को। हमने कहा कि किसी विलयन में विलय के 1 मोल विद्युत अपघट्ट की मात्रा से उत्पन्न आयनों की चालकता, तो यहां पर याद रखने वाली बात क्या है कि 1 मोल विद्युत अपघट्ट, 1 मोल विद्युत अपघट्ट, 1 मोल विद्युत अपघट्ट, 1 मोल विद्युत अपघट्ट की मात्रा से उत्पन्न आयनों की चालकता को क्या बोलेंगे यहाँ पर, मोलर चालकता। देखो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो 1 मोल विद्युत अपघट्ट जो है, 1 मोल विद्युत अपघट्ट की मात्रा से उत्पन्न आयनों की चालकता को हम क्या बोलेंगे, मोलर चालकता। और इस मोलर चालकता को हम लिखते हैं यहाँ पर, या इसको लेमडा बोल सकते हैं या डेल बोलते हैं, लेमडा है। ठीक है, तो यहाँ पर K × V होता है। K क्या है यहाँ पर, विशिष्ट चालकता, और V क्या है, आयतन, विलयन का आयतन, या हम बोले आयतन जिसमें विद्युत अपघट्ट 1 मोल घुला हो। तो 1 मोल विद्युत अपघट्ट जिसमें घुला होगा वो आयतन लेंगे। अगर मान लो कि आयतन में एक हम बोल दें कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में विलय होंगे, तो यहां पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में अगर विलय होंगे तो इनका आयतन हो जाता है 1000/m। m क्या है यहां पर, मोलरता है। क्या है, मोलरता, बात सारी कंसंट्रेशन है। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो हम लिखेंगे यहां पर जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि मोलर, या हम बोले कि मोलर चालकता = K × 1000/m। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। हम क्वेश्चंस जब कराएंगे तो ये सेक्शन हम जरूर इस क्वेश्चंस पे लेकर क्वेश्चंस जरूर कराएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या होती है समझिएगा। किसी विलयन में, अब हम 1 मोलर बात कर रहे हैं, तो यहां पर 1 ग्राम तुल्यांकी चालकता, 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्ट की मात्रा से उत्पन्न आयनों की चालकता को विलयन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और विलयन की तुल्यांकी चालकता भी निर्भर करती है कि K × V पर। और क्या है यहाँ पर, K जो है बाबू यहाँ पर कप्पा है, या हम बोले कि विशिष्ट चालकता है। और यहाँ पर भी अगर हम बोले कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में विलय की मात्रा उपस्थित हो, तो हम बोलेंगे यहां पर जब बात करते हैं इक्विवेलेंट की, तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जब बात करते हैं तुल्यांकी चालकता की, तो V बराबर हो जाता है 1000/n। चूंकि वहां पर जब मोलर चालकता की बात करते हैं या आणविक चालकता की जब बात करते हैं, तो वहां पर हम 1000/m करते हैं, जबकि यहां पर 1000/n होता है। n फॉर व्हाट, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। देखो नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, हम सब इस सारे बातों को हमने बिलियन में कवर किया गया है। तो बिलियन में हमने कवर किया है। तो जो भी बच्चे अभी नए हैं, जो इन लेक्चर्स को नए रूप में देख रहे हैं, वो बिलियन के लेक्चर्स को देख रहे हैं, जहां पर नॉर्मलता, मोलरता, मोललता सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा, मोल प्रभाव सब चीज वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर अब हम बात कर ले हमारे बाबू कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम है, तो हमने कहा कोलराउस का नियम, या कोलराउस ने कहा था कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता एनायन तथा कैटायन के आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। तो इन्होंने कहा था कि किसी भी, मतलब अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता, जो किसी भी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता है लैम्डा इक्विवेलेंट अनंत तनुता पर, वो क्या हो जाएगी, कैटायन, या हम बोले कि मतलब कैटायन मतलब कि धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर हो जाएगी। धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर हो जाएगी। यही बात जो है कोलराउस के नियम पूरी बातें स्पष्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो हमने बात की यहाँ पर। अब जो कोलराउस का नियम है, वो कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग भी है। तो अगर हम बात करें कोलराउस के नियम का,
क्या अनुप्रयोग है तुम देखेंगे, तुमने लिखा है यहाँ पर क्लॉस नियम के प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला जो है वो बात की गई है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा जब हम ज्ञात करेंगे तो ये तो हो गया लैम्डा सी, जो यहाँ पर लिखा गया है ये सांद्रता है, मतलब कि जो ये सांद्रता है सी पर मोलर चालकता की, या कंसंट्रेशन जो है इसकी सी पर मोलर चालकता की है, ठीक है। और ये अनंत पर है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसको हम बोलेंगे सांद्रता, सांद्रता पर मोलर चालकता है ये। और ये क्या है, अनंत पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अर्थात इस रूप से हम इस अल्फा को क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन की मात्रा। हम वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर लिख सकते हैं लेमडा सी अपान लेमडा इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम बात करें कि यहां पर एक और चीज निकाल सकते हैं, जल में आयनिक गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, तो जल के आयनिक गुणनफल भी हम लोग इससे ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात दुर्बल अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात कर लेंगे, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, दुर्बल विद्युत की अपघट्य की मोलर, या बोले दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा, और जल के आयनिक गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, और लास्ट में इससे ज्ञात कर सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो कोलराउस के नियम से यहाँ पर लिखा भी हमने, कोलराउस के नियम की सहायता से किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको बात करना है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब हो गया विद्युत, और लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। तो अगर हम बात करें कि विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस को हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटन। तो अगर आपसे हम कह दें कि विद्युत अपघटन होता क्या है, इसको परिभाषित करिए, तो आप कहिएगा विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। तो हम बोलेंगे विद्युत अपघट्य, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बीकर में हमने ले लिया NaCl, ये एक विद्युत अपघट्य है। अब इनका विद्युत धारा द्वारा इनका ब्रेकडाउन किया जाएगा, तो ब्रेकडाउन जब होगा तो ये विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, मतलब विद्युत अपघटन कहलाता है। तो इस विद्युत अपघट्य का ब्रेकडाउन धारा से मतलब तोड़ना विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन के नियम हैं, और इस नियम को दिया था फैराडे ने, और फैराडे ने दो नियम दिया था, इस एक को हमने बोला प्रथम नियम और दूसरे को हमने बोला द्वितीय नियम। हमने क्या, फैराडे ने बोला प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम इन्होंने बोला कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित संपूर्ण आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, लिखा गया है विद्युत अपघटन अभिक्रिया में, जो विद्युत अपघटन अभिक्रिया हो रही है उसमें किसी इलेक्ट्रोड मतलब उसमें डुबाया गया जो भी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड कौन कौन सा हो सकता है, कैथोड एंड एनोड, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रवाहित होने वाले संपूर्ण आवेश के। तो संपूर्ण आवेश मतलब कि जितना संपूर्ण आवेश है, आवेश Q बराबर हम पढ़ चुके हैं, Q बराबर I इंटू टी, तो Q की जगह हम लिख सकते हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। और अगर बात की जाए कि फैराडे का प्रथम नियम, तो फैराडे ने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर शिफ्ट करना या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर प्लेस करना Z को, तो m बराबर ZIT। तो यहाँ पर जो हमारे फैराडे का प्रथम नियम होता है वो प्रथम नियम निकल के आता है m इक्वल टू ZIT। जहाँ पर अगर हम बात करें कि थोड़ी सी बात की जाए कि Z यहाँ पर कांस्टेंट है, और ये विभिन्न धातुओं के लिए Z का मान वेरी करता है, जबकि इसका अगर मात्रक निकाला जाए तो ग्राम पर कुलाम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात की जाए द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम में क्या बोला कि अगर मान लो कि किसी भिन्न विद्युत अपघट्यों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, तो विलयन में समान प्रबलता हो तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, और समान विलयन में समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांकों के बराबर होती है, या हम बोले उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। तो ये जो m है पदार्थ, जो पदार्थ मुक्त पदार्थ की मात्रा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रासायनिक तुल्यांक भार के अनुक्रमानुपाती है, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E, तो हम बोल सकते हैं अगर बहुत सारे जोड़े हों, अगर मान लो कि दो लेके ऐसे करके जोड़ा गया है और दोनों को एक समान धारा समान
समान प्रबलता की विद्युत धारा से जोड़ी गई है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। अगर हम बात करें यहाँ पर M1 अपान E1 इज इक्वल टू हो सकता है कांस्टेंट लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम M2 अपान E2 बराबर क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। और इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा M1 अपान M2 इज इक्वल टू E1 अपान E2। उससे पहले एक और फॉर्मूला बन के आएगा M1 अपान E1, जैसे हम लिखे M1 अपान E1 बराबर M2 अपान E2। अब मास को दोनों को एक जगह रख दिया जाए और तुल्यांक चालकता को एक जगह रख दिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि M1 तुल्यांक भार जो है, इक्विवेलेंट वेट जो है, अगर एक साइड रख दिया है तो M1 अपान M2 इज इक्वल टू E1 अपान E2 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। चूंकि अभी हम प्रथम फैराडे के प्रथम नियम से M1 का मान निकाले हैं, जेड आई टी, यहाँ पर Z1 IT रख सकते हैं, Z2 IT रख सकते हैं, और यहाँ से IT को कैंसिल कर लेंगे, ये T2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Z1 अपान Z2 इक्वल टू E1 अपान E2। एक फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। अब बात की जाए कि वैद्युत अपघटन के उपयोग, वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ कहाँ है, तो पहली बात धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, अगर मान लो कि संक्षारण की जा रही है तो वहाँ पे इनको गिरा दो और वो जो उन पे संचरित हुए पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, उससे हट जाएंगे, ठीक है। सजावटी सामान के रूप में, मतलब कि जो सजावटी सामान बनाने के रूप में इसको कर सकते हैं। धातुओं का शोधन करने में, धातुओं के उत्पादन में, वैद्युत मुद्रा तथा ब्लॉक बनाने में, और यौगिकों के निर्माण में भी यहाँ पर वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल अगर हम बात करें तो विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार की होंगी। अगर बात की जाए कि विद्युत रासायनिक सेल बनेगी कैसे, तो हमने कहा कि किसी एक बिलियन में या किसी भिन्न भिन्न बिलियन में अगर वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोड को डिप कर दें और उनको जोड़ दें, तो जोड़ने पर जो तैयार होता है उसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड को एक ही बिलियन में, हमने कहा कि अगर मान लो कि यहाँ पर हमने NaCl बिलियन डाल दिया, तो या तो NaCl बिलियन में एक एनोड डाल दो, एक कैथोड डाल दो, दो इलेक्ट्रोड हो गए, या फिर हमने कहा एक यहाँ पर FeSO4 का बिलियन लिया गया और यहाँ पर ZnSO4 का बिलियन लिया गया। ZnSO4 में एक रॉड डाला गया और एक रॉड इधर डाला गया, दोनों को जोड़ दिया गया और यहाँ बल्ब लगाई गई, बल्ब जल गया। तो ऐसे अगर बात की जाए, ऐसे सेल तैयार होते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत बात की जाती है, वैद्युत रासायनिक सेल। अगर वैद्युत रासायनिक सेल में बात की जाए तो इलेक्ट्रोड की बात की गई है, तो इलेक्ट्रोड को एक ही बिलियन या दो अलग अलग बिलियनों में डुबाई जाए तो जो तैयार होता है उसे क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, कैथोड एंड एनोड। अगर हम बात करें कि विद्युत रासायनिक सेल कितनी प्रकार की होंगी, दो प्रकार की होती है बाबू, एक गैल्वेनिक सेल और एक विद्युत अपघटनी सेल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर बात करें कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, तो गैल्वेनिक सेल में जो काम होता है वो है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। क्या ये बात याद रहेगा? अब छोटी सी बात, यहीं से हम आगे बढ़ते हुए, रिवीजन का क्लास है और रिवीजन के क्लास में बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कि जल्दी जल्दी सिलेबस आपका हर एक पॉइंट टच हो जाए, हर एक पॉइंट को टच करने के लिए हमने कुछ पार्ट को उड़ा रखा है जिससे कि आपका हर एक पार्ट टच हो जाए, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने रखा है, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव हमेशा पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले समझिएगा कि हमने बात किया है मानक इलेक्ट्रोड, लेकिन यहां पर समझिएगा आईयूपीएससी आपने पढ़ा होगा, तो आईपीएससी के अनुसार मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसे जानने से पहले निम्न पदों को ज्ञात करना या ज्ञान होना आवश्यक है। पहला, अर्ध सेल, या इसको बोलेंगे हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। तो प्रत्येक सेल में दो भाग होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। दो भाग मतलब यहाँ पे अथवा किसी धातु की छड़ को किसी धातु के आयन के विलयन में रखने से बना निकाय इलेक्ट्रोड का अर्ध सेल कहलाता है। मतलब अगर हम बात करें कि एक यहाँ पर कोई विलयन है और इसी में कोई एक छड़ डाल दी जाए, तो एक जो ये तैयार हुआ है इसको बोलेंगे अर्ध सेल। जैसे उदाहरण में बोला गया है कि जिंक की छड़ ले लो, अगर मान लो ये जिंक की छड़ है और ये ZnSO4 विलयन में डाला गया है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जिंक की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डुबाने पर इलेक्ट्रोड का अर्ध सेल प्राप्त होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं, और जिसे जहां पर एनोड की क्रिया होती है वहां पर, यहाँ बोला गया है जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होगी उसे कैथोड बोलेंगे और जिसे ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जैसे डेनियल सेल में एनोड, जिंक इलेक्ट्रोड और कैथोड, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड कैथोड पर और कॉपर इलेक्ट्रोड जो होता है एनोड पर। तो यहाँ पर देखो
सॉरी जिंक एनोड, जिंक जो होगा वो एनोड पर और कॉपर किस पे चला गया, कैथोड पर, क्योंकि जिंक में क्या हुआ है ऑक्सीडेशन और कॉपर में क्या हुआ है रिडक्शन। तो इस प्रकार जो दो अर्ध सेल बनते हैं उन अर्ध सेल को अगर आप पढ़ लिए तो आप मानक इलेक्ट्रोड विभव तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ने से पहले आपको एक और चीज पढ़ना होगा, इसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव। क्या इतनी बात समझ में आई जो हमने बोला कि अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड का मतलब है कि जो विलयन है उस विलयन में उस छड़ को डिप कर दिया जाए तो तैयार हुआ तैयार हुआ सेल है, या हम बोलेंगे जो तैयार हुआ इलेक्ट्रोड है उसे क्या बोलेंगे, अर्ध इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल इलेक्ट्रोड। ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कि एनोड और कैथोड के बारे में समझना हो तो हमने कहा जहां रिडक्शन होगा उसे कैथोड बोलेंगे, वहां पर कैथोड होगा, और जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां पर क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाला हो इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव की बात करने के लिए सबसे पहली बात, जब इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव हमने पढ़ा कि जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित हो जाती है, धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को ही धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखो बाबू, अगर हमने कहा कि मान लो कि यहां पर हमने कहा कि एक विद्युत अपघट्ट NaCl है और इसमें कोई एक, या हम बोल रहे हैं कि विद्युत अपघट्ट ZnSO4 है, और ZnSO4 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर जिंक की रॉड डाल देंगे। अब जिंक की रॉड जब डल गई तो जिंक की रॉड और उसके विलयन के सापेक्ष एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, और उसी विभव को ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव, या हम बोल सकते हैं उस इलेक्ट्रोड विभव को धातु का इलेक्ट्रोड विभव। याद रखिएगा कि इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। तो यहां पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि विभवांतर क्या होता है तो पिछले टर्म में हमने फिजिक्स में पढ़ाया है। तो अगर दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को ही क्या बोलेंगे, विभवांतर। तो यहां पर इनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, धातु का इलेक्ट्रोड विभव। ये धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। एग्जाम्पल में भी हमने लिया है, हमने कहा कि जब कॉपर का छड़, अब यहां पर हमने जिंक लिया था, अब यहां पर हम क्या कर ले रहे हैं, इसके एग्जाम्पल के अनुरूप व्यवस्थित कर ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में व्यवस्थित की जाए तो हमने कहा कि जब कॉपर की रॉड को डिप करें और यहां पर जो विलयन है कॉपर सल्फेट हो, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित हो जाती है। तो जब विलयन के सापेक्ष ये Cu+2 में हो जाएगी। अब देखो यहां पर हमने बात किया कि जो ये Cu है ये Cu+2 हो जाएगी, जिसकी वजह से धनावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉपर धातु और कॉपर आयन के बीच, जो कॉपर धातु है, इस कॉपर धातु और ये Copper+2 आयंस, जो ये कॉपर की धातु है और ये Copper+2 के आयंस के बीच क्या एक विभव उत्पन्न हो गया। इस विभव के उत्पन्न होने की वजह से यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न हुआ, अर्थात इन दो बिंदुओं के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होने के कारण इन्हीं को हम बोलेंगे कि कॉपर इलेक्ट्रोड का, या हम बोलें कि इस प्रकार उत्पन्न विभवांतर को कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव या कॉपर इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर थोड़ी सी चीज काट लो, तो कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव कहते हैं। थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए अब हमने बात किया मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो बेसिकली मानक इलेक्ट्रोड विभव पे ज्यादा लोड नहीं लेना है। लोड इसलिए नहीं लेना है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव ही है। मानक का मतलब हो गया कि किसी फिक्स्ड अमाउंट पे, जबकि बात की गई डेफिनेशन को समझने की, तो डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रण वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर डुबोने पर धातु इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। बस हमने कहा ना कि एक फिक्स्ड अमाउंट कहीं ले ली जाएगी, और फिक्स्ड अमाउंट मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर पे, 25 डिग्री ताप पर अगर धातु इलेक्ट्रोड को उसके विलयन में डुबाया जाए तो उसके विलयन के मध्य और धातु इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी को बोलते हैं बाबू मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं।
अब देखो यहां पर मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध अगर बात की जाए तो मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध देखा जाए तो यहां पर निकल के आता है नॉस्ट इक्वेशन से E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 2.303 RT लॉग, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 2.303 RT NF लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है और ये भी एक तरीका है। यहां पर E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, और यहां पर जो E नॉट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमने SEP लिखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और R क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसका हमने मान लिया है 8.312 जूल में, और T क्या है, परमताप, जो कि परमताप अगर हम कांस्टेंट रूप में बात करेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और F क्या है, फैराडे, N क्या है, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट या अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, M प्लस क्या है, धातु आयनों की सांद्रता, याद रहेगी। ये फॉर्मूला नॉस्ट इक्वेशन में भी हम देखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं सेल का विद्युत वाहक बल, एकांक आवेश। देखो सेल का विद्युत वाहक बल अगर बात की जाए तो सेल का विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही क्या बोलेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल बोलेंगे। क्या करने के लिए, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, तो जो एकांक आवेश है वो सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। तो इसको E इज इक्वल टू W/Q से कह सकते हैं। W क्या है यहाँ पर, कार्य। अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर जो विलयन के लिए या विद्युत अपघट्य के लिए जो E नॉट का मान निकल के आता है, या हम बोल सकते हैं E नॉट सेल, तो E नॉट सेल बराबर होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है। तो अगर इससे अगर हमको किसी भी विद्युत अपघट्य के बारे में समझना हो, विद्युत वाहक बल की गणना करनी हो, तो यहां पर E नॉट सेल ज्ञात करना होता है, क्योंकि यहां पर ये मानक इलेक्ट्रोड विभव में ही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यहां से पूछा गया है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन हमने रख दिया है, क्वेश्चन क्या है, निम्न अभिक्रिया वाले सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो ये निम्न अभिक्रिया है और इनके सेल में सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, तो E नॉट सेल की गणना करनी है। अगर हम बात करें कि इन अभिक्रिया में ये कुछ ऐसे आपको दिया जाएगा, ये देखो E नॉट Zn प्लस 2 और E नॉट Ag प्लस Ag, तो इसको ऐसे कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है Zn प्लस 2 Zn डबल बॉन्ड, बीच में ये दिखा देगा कि ये परस्पर जो लिंकअप है, और ये Ag प्लस Ag, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका तो इसको समीकरण में व्यवस्थित करते हैं, यहां से लिखेंगे 1 2 1 2, ठीक है। तो 1 1 को एक पास ले लो, तो Zn प्लस 2 प्लस Ag प्लस, ठीक है। देखो Zn, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्या हमने किया है यहाँ पे कि ये Zn प्लस 2 नीचे वाले में है, ये Zn और ये Zn प्लस 2 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 करने पर Zn यहाँ पर हो जाएगा Ag, और इसको रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा Zn प्लस 2 प्लस Ag, ठीक है। ये एक समीकरण हमारा सेट होता है। अगर समीकरण न दिया हो, अच्छी बात है कि यहाँ पर समीकरण दे दिया है, तो यहाँ पर E नॉट सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड लगा लेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखेंगे किसमें कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है। एनोड में हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और कैथोड में क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Zn प्लस 2 में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है क्या है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि अपचयित हो रहा है। और यहाँ पर Ag प्लस से Ag में जा रहा है, किस में हो रहा है, एनोड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Ag प्लस Ag का दिया हुआ है माइनस 0.776 और इसका मान दिया हुआ है 0.80। तो कैथोड माइनस एनोड का मान रख के हम यहां पर निकाल लेंगे कि विद्युत वाहक बल क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, 1.56 वोल्ट। अब हम बात करें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का अनुप्रयोग, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस मानक इलेक्ट्रोड विभव का अनुप्रयोग क्या होगा। तो हमने कहा कि यदि विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर उनको क्रमित किया जाए या क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होगी। उस श्रेणी को हम बोलेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर तो हमारे जो वो होंगे जो अधिक ऋणात्मक वैल्यू वाले होंगे, और धीरे धीरे नीचे क्या हो जाए, कम होगा। और यहां पर इस प्रकार हाइड्रोजन का मान देखा जाए कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर मान कितना होगा, तो हाइड्रोजन का 0 होता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नॉस्ट इक्वेशन की। तो ये देखो एक और चीज बात बता दें कि ECS जो है, ECS आपको जो ईयर लॉन्ग क्लासेस होते हैं उसमें पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और
इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लिखते हैं लिक बासर काना मग अलमंजन करफे कड़को निक सन पी बी हा कु हग अग पटाओ। मतलब यहाँ पर आउटपुट हो सकता है। यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि जो ऊपर हो, जितने ऊपर का हम बोले ऊपर वाला जो होते हैं धातु, वो नीचे वाले को उनके स्थान से विस्थापित कर देते हैं, लेकिन नीचे वाला कभी ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार ये विस्थापन अभिक्रिया में भी पार्टिसिपेट इनका, या बोला जाए कि विस्थापन अभिक्रिया में भी इनका योगदान होता है। अब हम बात करें नॉस्ट इक्वेशन की या नॉस्ट समीकरण की। तो अगर बात की जाए इस समीकरण से क्या हमको देखने को मिलता है, क्या चीज सीखने को मिलता है, तो हमने कहा कि समीकरण यह बताता है कि किसी धातु इलेक्ट्रोड का विभव विलयन की सांद्रता तथा ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है। तो अगर बात की जाए कि किसी भी धातु इलेक्ट्रोड का विभव जो है विभव विलयन की सांद्रता तथा ताप से किस प्रकार प्रभावित होगा, इसको हम एक समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। और समीकरण है E इलेक्ट्रोड विभव इज इक्वल टू E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपान NF लॉग, यहां पर क्या है लॉग टू बेस पावर 10 रख देना प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रख देना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सांद्रता रख देना। R का मान है बाबू 8.314, जबकि रूम टेम्परेचर में ताप को लिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर 298 केल्विन। इस प्रकार केल्विन में रखते हैं, ताप हमेशा केल्विन में रखी जाती है। तो जब केल्विन में रखेंगे तो यहाँ पर फैराडे का मान 6500 भी मान रख देना, और मान रखने के बाद जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला बन के आएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपान एन लॉग टू द बेस टू पावर 10 प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। याद रहेगा, ध्यान पूर्वक समझिए इसको। अब यहां पर अगर बात की जाए कि थोड़े से अपर एग्जाम को थोड़ा सा सोचते हुए कि एक और टॉपिक है जो कि आप में बोर्ड में भी पूछी गई है कई बार, और इसको अपर लेवल भी एग्जाम में भी पूछी गई है। नॉस्ट इक्वेशन में तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चंस पूछी गई है, एक और कि गिब्स एनर्जी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, मुक्त ऊर्जा क्या है। तो मुक्त ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि यदि बात की जाए कि विद्युत कार्य किसी सेल के विद्युत विभव तथा बाह्य परिपथ में प्रवाहित आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। ये डेफिनेशन छोड़ो, जो यहाँ पर कार्य हो रहा है NFE सेल हो रहा है। अगर बात की जाए कि उष्मागतिकी के अनुसार कि मुक्त ऊर्जा गिब्स एनर्जी परिवर्तन की, या गिब्स एनर्जी परिवर्तन ब्रैकेट में लिख दिया हमने कमी किए गए अधिकतम कार्य के बराबर होती है। जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी में परिवर्तन जो आता है वो परिवर्तन जो है किए गए अधिकतम कार्य के बराबर होता है। तो उष्मागतिकी के अनुसार अगर बात की जाए कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी अगर हमको निकालनी है, मुक्त ऊर्जा कितनी होगी, तो मुक्त ऊर्जा जो होगी उस परिपथ में अधिकतम किए गए कार्य के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रही है उस परिवर्तन को हम चेंजेस जो है निगेटिवली है, मतलब कमी आ रही है ना, तो हमने लिखा है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, और डेल्टा जी को ही हम बोलते हैं यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब इस डेल्टा जी को हमको लिखना है तो इधर हम क्या कर देंगे, माइनस वर्क डाउन कर देंगे। तो माइनस वर्क डाउन जो निकल के आया NFE सेल। और इस परिस्थिति में अगर हम बात करें कि मानक परिस्थिति में, तो मानक परिस्थिति में हमको बस इतना ही करना होता है, यहाँ पर मानक का पॉइंट दिखाना होता है। तो ये देखो, ये मानक गिब्स ऊर्जा है और ये मानक क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार इस बात को हम पूरा तरीके से देख लिए, और यहाँ पर ये जो चैप्टर होता है वो खत्म होता है बोर्ड के लेवल पे, ठीक है। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। वेट करिए कि इस जो भी लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हैं चाहे केमिस्ट्री के हैं, ये 75 स्मार्ट चैलेंज के अंदर पूरे थ्योरेटिकल पॉइंट को कवर किया गया है। साथ में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको रखा गया है। साथ में अगर बात की जाए कि इनके और क्वेश्चंस को कैसे हम लोग कवर करेंगे, उनके लिए जल्द ही आपके लिए हम एक बेहतरीन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, और इन्हीं पर बात की जाएगी आगे। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू वेरी मच।